हाँ सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल पे एंड सौरभ पांडे सीएसई ऐप में। ऐप का नाम सौरभ पांडे सीएसई है और जो यूट्यूब चैनल है आपका सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल है। तो ये जो द हिंदू एनालिसिस हैं जिसमें मैं आपके लिए प्रॉपर पीडीएफ प्रिपेयर करके और फिर कर रहा हूँ। तो ये सारे आज के टॉपिक्स हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। साइंस के पेज में देखोगे सत्येंद्र नाथ जो बोस हैं उनके बारे में आया है, तो उसको जानेंगे। और भी कई सारे टॉपिक्स हैं, तो एक एक करके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। क्योंकि आप लोग का प्रीलिम्स है तो आप लोग जो है तो थोड़ा सा समय निकाल के वीडियो देखो, और ये पीडीएफ्स के को सामने रख के चाहे वीडियो देख सकते हो या पीडीएफ जो है इसको अपना प्रिंट आउट ले लो, जैसा भी आपको ठीक लगे। मैं उस फॉर्मेट में प्रयास किया है, मैंने किया है कि आप लोग के लिए कंटेंट मिले, अवेलेबल रहे। और जो लोग प्रिपरेशन अपना कर रहे हैं 25 के लिए, आप लोग प्रॉपर नोट्स जो हैं वो बनाएं। सो यहाँ पे देखते हैं सत्येंद्र नाथ जो बोस हैं उनसे रिलेटेड एक ये टॉपिक है। तो अगर कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो जीएस पेपर 3 के अंदर है। और जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पे ये जो है ये जीएस पेपर 3 के अंदर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और न्यूज़पेपर में साइंस वाला जो पेज है उसमें ये कंटेंट आपका आया हुआ है। ऑल दो कंटेंट मैंने ऐड किया है, उसमें तो बहुत ही कम कंटेंट था, हम लोगों ने और चीज़ें ऐड की है। तो यहाँ पे देखो जो कंट्रीब्यूशन है सत्येंद्र नाथ जो बोस हैं उनका बहुत सारे, जैसे हिग बोजोन पार्टिकल। तो हिग बोजोन पार्टिकल में जो बोसोन शब्द है, बोसोन शब्द वो इन्हीं के द्वारा लिया, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन और जो आपके जो सत्येंद्र नाथ बोस हैं इन्होंने साथ में मिलके काफ़ी सारा रिसर्च किया था। और जो एक पार्टिकल जो कि बेसिक मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे हम हिग बोसोन शब्द जिसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज हिग बोसोन पार्टिकल। तो जो आपका हिग बोसोन पार्टिकल है, हिग बोसोन पार्टिकल में भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा इसके डिस्कवरी में। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जिस पे उनका एक इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनोस्फीयर। उसके बाद एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, थर्मोल्यूमिनेंस के बारे में, तो इस पर इनका रहा है। प्लस प्लैंक लॉ जो है उस पर रहा है। तो कुछ टर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि साइंस से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आयनोस्फीयर की बात किया जाए तो आयनोस्फीयर बेसिकली क्या है कि ये आपका पार्ट है या इलाका है अर्थ के एटमॉस्फेयर का। अर्थ के एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें, और उसमें जो ये पार्ट है जो कि वी कैन से कि हिस्सा है अर्थ के एटमॉस्फेयर का, जिसमें आयंस और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ये जो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स हैं दे अफेक्ट द प्रोपगेशन, मतलब स्प्रेड ऑफ द रेडियो वेव्स। और इवन आयोनोस्फीयर की बात किया जाए तो जो रेडियो कम्युनिकेशन है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल आयोनोस्फीयर का जो है वो आपका रहता है। तो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये चार्ज पार्टिकल्स किस तरीके से क्रिएट होते हैं, मतलब आयोनोस्फीयर क्रिएट कैसे होता है। तो इसमें कहा गया कि एयर में मौजूद जो आपके कण हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनमें सूरज की रोशनी पड़ती है, और उसके बाद फिर वो चार्ज पार्टिकल्स या आयंस में कन्वर्ट होते हैं, और उनको मिलकर फिर एक लेयर बनती है जिसे आयोनोस्फीयर बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड जो है कंट्रीब्यूशन रहा है। फिर एक टर्म आपका क्रिस्टलोग्राफी है। क्रिस्टलोग्राफी का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली एक ऐसा एरिया है साइंस का जो कि स्टडी करता है। जैसे मान लो कोई भी चीज़ है एटम्स की बनी होती है, उन एटम्स का किस प्रकार से एक स्ट्रक्चर, जैसे एक घर में ईंटें कैसे लगे हुए हैं, तो जिस तरीके से एक घर बनने में ईंटें लगे होते हैं और फिर पूरी दीवारें बन के पूरा स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे ही कोई भी मटेरियल जो मॉलिक्यूल्स या एटम से मिलकर बनता है, तो वो किस तरीके से अरेंजमेंट है वो आपका क्रिस्टल फॉर्म में, तो उसको इस ब्रांच ऑफ साइंस में स्टडी किया जाता है, जिसे हम क्रिस्टलोग्राफी भी जो है वो हम कहते हैं। तो बहुत सारे लेवल पे जो जो छोटे क्रिस्टल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी किया जाता है। स्टडी करने के लिए मतलब जैसे मान लो कि वो बहुत सारे, जब मान लो किसी मिनरल्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो तो जो ये क्रिस्टलोग्राफी के माध्यम से या जो ये ब्रांच है इसके माध्यम से हम उसके बारे में जानकारी का प्रयास करते हैं। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे जो सब्सटेंसेस बहुत सारे हैं उनका नेचर आइडेंटिफाई करना, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो मॉडर्न क्रिस्टलोग्राफी बेसिकली जो एक्सरे है उस पर बेस्ड है। तो जैसे मान लो क्रिस्टल्स हैं, जैसे है ना, क्रिस्टल्स में एक्सरे पड़ रही है, फिर उसकी प्रॉपर्टी कैसे बदल रही है, कैसे चेंज हो रही है, तो उस चीज़ के बेसिस में जो नेचर है सब्सटेंस का उसको डिफाइन या आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफी। और जब एक्सरे का इस्तेमाल करके हम ये क्रिस्टलोग्राफी करते हैं तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी शब्द हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्मोल्यूमिनेंस एक शब्द है। ये क्या है, जब किसी जो मिनरल्स होते हैं या कोई भी मिनरल्स या मटेरियल जिसमें लाइट का एमिशन होता है, और ये बेसिकली जो लाइट डिराइव होती है वो कहाँ से होती है। जैसे सिंपल सी बात है, थर्मोल्यूमिनेंस,
ल्यूमिनेंस शब्द क्या होता है, जैसे कोई चीज़ चमक रही है तो ल्यूमिनेंस हो गया। तो जब आपकी कोई लाइट निकलती है, लाइट जो है निकलती किससे, किसी मटेरियल से या आप कह सकते हैं कि मिनरल से, और कैसे, बिकॉज ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके मूवमेंट से। तो जैसे कई आपने थोड़ी चीज़ें स्टडी भी की हो रखी कर रखा होगा आप लोगों ने। तो जैसे मान लो आपके ये एटम्स हैं, एटम्स की ये शेल्स आपके प्रेजेंट है और इसमें साइड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक सेल से दूसरे सेल्स में मूव करता है, जिससे जो एनर्जी ट्रांजिशन देखने को मिलता है, तो एनर्जी एमिशन भी देखने को मिलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी लाइट एनर्जी रिलीज होती है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट या फिर जो मूवमेंट है उसकी वजह से होती है। तो उसके लिए जो हम शब्द यूज़ करते हैं, मतलब जो कंसेप्ट है, उसको हम थर्मोल्यूमिनेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे ये टर्म्स आपको याद रखना है, आयोनोस्फीयर है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है और थर्मोल्यूमिनेंस है। ये साइंस वाला जो पेज आया है आज के द हिंदू का, उस पर दे रखा है। साइंस वाला दूसरा पेज आप देखोगे तो ये ज्योग्राफी का एक टॉपिक दे रखा है, दैट इज़ मीमस करके है, मीमस करके। तो इसमें इन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया, बट अभी समझना हमें कि मीमस का है, ये एक स्मॉलेस्ट मेजर मून है सैटर्न का। तो ये ध्यान में रखना है कि मीमस रिसेंटली न्यूज़ में था। तो ये क्या है, ये बेसिकली मून है ना, मतलब नेचुरल एक सैटेलाइट है, किसका, सैटर्न का एक नेचुरल सैटेलाइट है, और इसे बिग 7 या इनर मून्स भी कहा जाता है। और इसमें कहा गया कि हो सकता है इसके 20 से 30 किलोमीटर अंदर ये एक लिक्विड ओशियन आपका प्रेजेंट है। इसे डेथ स्टार भी जो है बोला जाता है, बिकॉज ऑफ द रिसेम्बलेंस ऑफ इट्स क्रेटर्ड सरफेस टू अ स्पेस स्टेशन। तो यहाँ पे मतलब आप ये मान लो इसको डेथ स्टार नाम से भी दिया जाता है। ऑल्दो इसमें कुछ ऐसा कहा भी गया कि अगर मतलब थोड़ा सा जो डिस्कवरी हुई है तो उसमें ये भी कहा गया कि हो सकता है प्रेजेंट, हो सकता प्रेजेंट ना हो, क्योंकि अगर इसके नीचे ऐसा मतलब अगर ऐसा लिक्विड ओशन इसके नीचे, सरफेस के नीचे प्रेजेंट है, तो उसके फीचर्स या कैरेक्टर्स आपके सरफेस में भी विजिबल होंगे। बट अभी फिलहाल के लिए हमें बस इतना जानना है कि मीमस रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है, ठीक है। ये भी अगर आप साइंस टेक का पेपर पेज देखोगे तो उसमें दे रखा है कि व्हाट बेसिकली इज मीमस। एडिटोरियल में आज आर्टिकल एक आया है, वो है इंडिया और ग्रीस रिलेशनशिप पे। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं, इंडिया और ग्रीस रिलेशनशिप पे अगर देखा जाए तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। और अच्छा टॉपिक है, क्योंकि प्रश्न ऐसे एरिया से अच्छे खासे बनते भी हैं, जो चीज़ें न्यूज़ में आपकी रहती हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इफ़ यू विल फाइंड हियर, ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि स्ट्रेटजिक एडवांटेज भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर दिया जाए तो अगर आप देखोगे तो जैसे मान लो ये क्या है, इंडियन ओशन रीजन है, इंडियन ओशन रीजन। अभी फ़िलहाल के लिए क्या है कि ये जो रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, रेड सी बोलते हैं। ये जो है रेड सी वाला इलाका है, और यहाँ से जो एक रूट बनता है, रूट मतलब कैसे बनता है, इंडियन ओशन अरेबियन सी से होते हुए ये आपका रेड सी, सुएज कनाल होते हुए मेडिटेरेनियन, और मेडिटेरेनियन के बाद आपका प्रॉपर जो है ग्रीस तक रीच किया जाता है। तो आप ये देखो कि इंडिया ग्रीस रिलेशनशिप में जो अच्छा पॉइंट क्या है, पहला आपको समझना है कि ये जो लोकेशन है दोनों की, मतलब इंडिया जो है ये लोकेटेड कहाँ है आपका, इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है इंडिया इंडियन ओशन रीजन में, जो एक इम्पॉर्टेंट मैरीटाइम रूट के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ग्रीस बेसिकली कहाँ प्रेजेंट है, मेडिटेरेनियन सी रीजन में। तो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंट अगर आप देखो, स्ट्रेटजिक प्लीज़, अगर आपने हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखा होगा, इंडो ग्रीक आर्ट ऐसा सब पढ़ा होगा, इंडो ग्रीक आर्ट्स और ये सब भी पढ़ा होगा। तो मतलब कल्चरल लिंकेज और ये सब भी, सांस्कृतिक लिंकेज भी है, लेकिन स्ट्रेटजिक लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट आज के समय में है, क्योंकि ग्रीस जो है उसको पता है कि इंडियन ओशन रीजन में उसको रीच करना है, और इंडिया को पता है कि उसको मेडिटेरेनियन सी रीजन में रीच करना है, और दोनों के लिए इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट बनते हैं। प्लस ये भी कहा गया कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा ग्रीस है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक नाटो का भी हिस्सा ग्रीस है। तो ये क्या है, यूरोपियन यूनियन के लिए क्या है, ये एक गेटवे का काम भारत के लिए कर सकता है, ठीक है। इनके मिनिस्टर जैसे इंडिया विजिट कर रहे हैं, तो इस वजह से आप कह सकते हो कि ये एक हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशन जो है वो वी कैन से कि ग्रीस के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो वो बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशन आपको है। सो एक तो आपको इसका जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है वो मन के अंदर रखनी है, जो इसकी इंपॉर्टेंट लोकेशन है दोनों की। और जैसे फर्दर जैसे मान लो चाइना को काउंटर करना है,
मेडिटेरेनियन सी रीजन में, तो उसमें ग्रीस इंडिया के साथ एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इंडियन ओशन रीजन के अंदर अगर एंट्री करनी है तो उसमें ग्रीस को, तो उसमें ग्रीस के लिए इंडिया एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और ये पूरा का पूरा जो रूट, जैसा मैंने आपको कहा, ये रूट इंपॉर्टेंट है। तो इस रूट में एक तरफ एक एंड में इंडिया है और एक एंड में ग्रीस है, तो ये कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट मैटर करती है। फिर एक कॉरिडोर जो कि अनाउंस किया गया था G20 में, द इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस कॉरिडोर में भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इंडिया है और एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ग्रीस भी है। तो इस कॉरिडोर को डेवलप अगर किया जाए तो उसमें भी इनका एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल आपका बनता है। ठीक है, तो आई होप ये थोड़े से पॉइंट्स आपके मन के अंदर जो है वो बैठ गए होंगे। तो यहाँ पे इंडिया और ग्रीस के कई इम्पॉर्टेंट, मतलब कई चीज़ें हैं इसमें, प्लस जैसा भी हमने देखा कि इनका जो लोकेशन है वो एक इनके लिए इंपॉर्टेंस लेकर आता है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया है। जैसे रेड सी में बड़ी दिक्कत है इस समय, अनस्टेबिलिटी और ये सब देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे ज़रूरी है कि जो मेडिटेरेनियन सी रीजन है वहाँ स्टेबिलिटी बनी रहे, जहाँ ग्रीस सिचुएटेड भी है, खासतौर से ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी रीजन में है। तो और ये बहुत डिपेंडेंट भी रहता है कि इंडियन ओशन रीजन में प्रॉपर सिक्योरिटी, मतलब आप ये समझो कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मेडिटेरेनियन सी में पीस प्रॉस्पेरिटी डिपेंड करती है कि इंडियन ओशन रीजन में क्या स्थिति आपकी रहती है। दोनों इंडिया और ग्रीस आपका एक स्ट्रेटजिक रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं, कई सारे लेवल पे कोऑपरेट करना, मिलिट्री है, बिजनेस कोऑपरेशन, इन सब एरियाज़ में है। जैसे इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने भी साथ में पार्टिसिपेट किया है, एक एक्सरसाइज कंडक्ट आपकी की है। बिजनेसेस की बात किया जाए तो इंडिया की कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इन्वेस्ट किया है ग्रीस के अंदर। कई बिजनेस फैमिलीज़ हैं जो कि ग्रीस में बड़ी बड़ी फूड बिजनेस और इन सब में इंडियन फैमिली वहाँ रह रही है और बड़ी इन्वेस्टर के रूप में भी काम करती है। फिर कई जो बड़े बैंक्स हैं ग्रीस में, ग्रीस के, तो उन्होंने एक टाई अप भी किया है कई इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ। ग्रीस ऑल्सो जो फोकस कर रहे हैं, जैसे मान लो इसमें कुछ नाम भी दिया हुआ है कि एक फॉरेन इन्वेस्टर हैं, तो उनका भी एक हाईलाइट किया गया है कि फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन कैनेडियन बिलियनियर प्रेम वत्सा, जो कि CEO है फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग के लिए। तो ग्रीक जो है एक मतलब कई सारे ऐसे इंडियंस हैं जो वहाँ रह रहे हैं, मतलब हमारे डायस्पोरा के साथ भी कनेक्टिविटी रखनी है। ग्रीस की पोजीशन एक देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है वो, प्लस नाटो का हिस्सा है। तो इसकी मतलब हमारे लिए गेटवे का काम करेगा। यूरोपियन यूनियन में हमें एंट्री करनी है तो हम ग्रीस के माध्यम से कर सकते हैं। फिर एक डिफेंस इंडस्ट्री बिल्ड करना, फिर IMAC जो आपका इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसको डेवलपमेंट में एक तरफ इंडिया एक तरफ ग्रीस है, तो इसके लिए भी ग्रीस की इंपॉर्टेंस आपकी बन जाती है। फिर यूरोपियन यूनियन इंडिया के जो रिलेशंस हैं, तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन और इंडिया बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट दोनों के बीच में है, तो ग्रीस इसका बहुत सपोर्टर भी रहा है। तो अगर यूरोपियन यूनियन में कोई हमारा अगर सपोर्टर है तो वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल बन जाता। फिर ईस्टर्न कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, मीडिया के बीच में कोऑपरेशन होना, प्लस स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, ये सब चीज़ें जो है दोनों देशों को क्लोज लेकर आती है। तो इंडिया ग्रीस रिलेशनशिप पे अगर स्ट्रेटजिक सेंस में प्रश्न आता है तो हमने देख लिया है, प्लस अगर नॉर्मल रिलेशनशिप पे प्रश्न आता है तो उसके पॉइंट्स भी देख लिया। ठीक है, तो ये एडिटोरियल अगर आप देखोगे तो उसमें ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, तो मैंने PDF पूरे तरीके से कर दिया है। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या कहा है कि अभी आपका प्रीलिम्स है तो प्रेशर हो सकता है आपके अंदर हो, तो मैं इस फॉर्मेट में PDF आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लस एक चीज़ मैंने आपको और भी हाईलाइट की है कि एक तो 10:30 बजे के आसपास हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, कल भी इंटरेक्शन था, आज भी प्रयास मैं करूंगा कि हम लोग का एक इंटरेक्शन हो जाए। प्लस मैं प्रयास करूंगा कि आज 6 बजे तक आपको इकोनॉमी का जो पहला लेक्चर है वो आपको मिल जाए यूट्यूब के अंदर। ठीक है, वो रहेगा। और करंट अफेयर्स का जो कोर्स है वो ऑलरेडी आपका चल रहा है, 6ठी क्लास मैंने कल करा दी है, तो जो क्लासेस हैं वो पुरानी भी आप एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, और भी कई चीज़ें हैं, तो आप ध्यान रहे। नेक्स्ट ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको जो है मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। एक रिपोर्ट आई है फिनटेक के ऊपर। फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। आज के समय में देखो एक रहता है ना कि कई सारी ऐसी ऐप्स हैं जिसके माध्यम से पैसा दिया जाता है, तो ये फिनटेक इन्हें हम बोलते हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो क्या स्टैंडिंग कमेटी ऑन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो एक कंसर्न सामने रखा है कि ज़्यादातर ये फिनटेक में जो डोमिनेंस है वो बाहरी देशों की कंपनीज़ का है, तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। तो कहा गया कि इम्पॉर्टेंट ये है कि जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जैसे RBI है या जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वो जो लाइक ये भी देखा जाए तो लाइक
it will be more feasible for regulatory bodies such as RBI to control local apps as compared to the foreign app which operate in multiple jurisdiction. तो यहाँ पे देखो एक सजेशन ये जरूर से हाईलाइट आपका किया गया है कि क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स हैं, प्रमोट लोकल प्लेयर्स को करने की ज़रूरत है, बिकॉज लोकल प्लेयर्स दे आर अवेयर अबाउट जो लोकल आस्पेक्ट है भारत का, उसके बारे में अवेयर है, कैसा पैसा देना है, कैसा क्या एक बिहेवियर आस्पेक्ट है, लोकल सिचुएशन के पास अवेयरनेस है, तो उन ऐप्स को काफ़ी प्रमोट करने की ज़रूरत है, सेल्फ रिलायंस जो है लेकर आना चाहिए, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द कस्टमर और दूसरे जो इकोसिस्टम है उसको समझ सकते हैं। तो ये एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम पे कोई प्रश्न कभी आए तो ये 2-4 पॉइंट्स ही हमें याद रखना, बहुत डिटेल में रिपोर्ट है बट बहुत डिटेल में हमें नहीं करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो है ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, अगर आप देखो तो ये अगर एडिटोरियल और टेक्स्ट के बाद एक जो पेज दे रखा है उसमें आपका मेंशन्ड है, ठीक है। आप एडिटोरियल में हमने एक टॉपिक इंडिया ग्रीस रिलेशनशिप देखा, फिर इसके बाद टेक्स्ट वाले पार्ट में मैंने आपको फिनटेक का जो रिपोर्ट है उसको हमने देखा, और उसके बाद ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट अगर आप देखो तो उसके बाद नेक्स्ट जो पेज है उसमें ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट दे रखा है। तो उसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि इंसानों और जानवरों के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है। देखो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट ये टॉपिक आपके लिए ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, और जैसा मैंने आपको कहा कि इसके लिए कई फैक्टर्स है। सिंपल सी बात है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट है वो वाइल्ड लाइफ के लिए आपने मतलब वहाँ पे इंसान रहने लग गए हैं, वहाँ का इकोसिस्टम चेंज कर रहे हैं, और जानवरों को खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो आपका एंटर कर जाते हैं। जैसे मान लो केरला और इन सब में खासतौर से एलिफेंट्स के लिए तो वहाँ पे टी गार्डनिंग और कॉफ़ी प्लांटेशन और ये सब बहुत अधिक हो गया, तो जंगल काट के सब चीज़ें हो रही हैं, तो उससे क्या है कि वो जैसे या तो एलिफेंट एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर मूव कर रहे हैं, तो बीच में आपने काफ़ी सारे प्लांटेशन कर रखे, वहाँ इंसान रहते तो वहाँ एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। खाने को नहीं होगा तो फिर वो खेतों में जाके खाने का प्रयास करेंगे, तो वहाँ एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे कई सारे एरिया लगातार आपके कल्टीवेशन के अंदर हो रहे हैं, प्लस है ना जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है उस वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के अराउंड बहुत सारे खेत और प्लांटेशंस किए जा रहे हैं, जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं उसमें बदलाव चेंज देखने को मिल रहा है। जो पॉपुलेशन है एनिमल्स का, एलिफेंट्स और टाइगर की बात करें तो उसमें भी इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन कंजर्वेशन एफर्ट्स की वजह से, और लाइफ स्टॉक और ह्यूमंस जो हैं उनका मूवमेंट खास तौर से वाइल्ड लाइफ के अंदर देखने को मिल रहा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। फिर जो पॉपुलेशन है वाइल्ड बोर्स और पीकॉक की बात करें तो इनमें की ब्रीडर्स लाइक वाइल्ड बोर और पीकॉक इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। इंक्रीज नंबर ऑफ इंसिडेंट्स जो हैं जिसमें एलिफेंट्स आपका मूव कर रहे हैं ह्यूमन, है ना, तो मतलब क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से उनका हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन हो गया है, मतलब उनके हैबिटेट के बीच में डिवीज़न आ गया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर मूव करना तो बीच में कल्टीवेशन हो रहा है, बीच में कोई खेत आ रहा है, तो उसमें जब एलिफेंट मूव करेंगे अपने झुंड में तो वहाँ पे काफ़ी अधिक ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट के चांसेस हो जाते हैं। फिर कई आपके इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ आ गई हैं, मतलब जो इकोसिस्टम है उसमें बदलाव आ रहा है, कई नई प्रकार की इस जो प्लांट और एनिमल स्पीसीज़ आपकी एंटर हो रही हैं, तो जिससे पूरा इकोसिस्टम चेंज हो रहा है, फूड की अवेलेबिलिटी, वाटर की अवेलेबिलिटी वो अफेक्ट हो रही है। सेम से कुछ क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं जैसे यूकोलिप्टस, एकेशिया जैसे है, जो कि वहाँ की प्लांट डाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है, क्योंकि जैसे मान लो हाथी ही लो तो एलिफेंट भी क्या है वहाँ की पत्तियाँ वत्तियाँ खाता है, बट प्लांट्स बदल रहे हैं, मतलब जो पत्तियाँ वो खाते हैं वो नहीं है उनके पास, तो उनके पास फूड नहीं है, वाटर नहीं है, तो फिर वो तो नॉर्मल सी बात है कि वो ऐसी जगह जाने का प्रयास करेंगे जहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो। सॉल्यूशन की बात किया जाए तो यहाँ पे फेंसेस एक सॉल्यूशन दिया गया है, ट्रेंचेस मतलब एक बड़ा सा गड्ढे टाइप खोल रहे या फिर फेंसेस बना दिया जाता है जिसको टच करेंगे तो करंट सा लगता है, तो इससे वो जानवर पास में ना हो। फिर इको रिस्टोरेशन पॉलिसी की बात है कि मतलब जो भी जैसे वहाँ पे फ्रूट्स जैसे जो थोड़े बहुत एरियाज़ बचे हुए हैं जहाँ जानवर रहते हैं तो उन जगहों पे ऐसे फ्रूट्स के प्लांट्स को प्लांट करना या ग्रो करना जो आप कह सकते हैं जानवर जिनको खाते हैं, गूसबेरी, वाइल्ड जैक फ्रूट और इन सबको, जिसको एलिफेंट भी खाते हैं, तो ऐसे उस इकोसिस्टम को रिस्टोर करने का प्रयास किया जाए जिससे कि ऐसी जगहों पे एलिफेंट्स ना आए जहाँ पे ह्यूमन एनिमल का कन्फ्लिक्ट हो सके। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा कहा गया एक वार्निंग सिस्टम भी होनी चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम भी होना चाहिए जो कि
ट्रैक कर सके एलिफेंट के मूवमेंट को, तो ये भी आपका हाईलाइट किया गया। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स इन अफ्रीका। इंटरनेशनल रिलेशन वाले पेज में ई पेपर के अंदर ये टॉपिक आया है, तो पिछली बार भी देखोगे तो प्रीलिम्स में इसमें प्रश्न है। तो एक ये फैक्ट आप याद रखो, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। कॉपर बेल्ट स्ट्रेंडिंग नॉर्दर्न जाम्बिया एंड सदर्न पार्ट ऑफ कॉन्गो। तो यहाँ पे ये जो पूरा बेल्ट है, यहाँ पे कॉपर और कोबाल्ट प्रेजेंट। अगर आप देखोगे तो पिछली बार प्रीलिम्स में ये प्रश्न था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आज के समय में बहुत, जैसे मान लो कोबाल्ट है, लिथियम है, या निकल है, ट्रेडियम है, जो कि आपको मतलब इनकी काफ़ी यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और बहुत सारी टेक्नोलॉजी की चीज़ों को बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। एंड वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज क्रिटिकल मिनरल्स। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो जैसे कई जगह पे है, तो कॉपर, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम, निकल, ये सब क्रिटिकल हैं। तो यहाँ पे जैसे आपका लिथियम, माली के अंदर लिथियम पाया जाता है। ये फैक्ट याद रखना क्योंकि पिछली बार शायद 2 प्रश्न थे इसमें। तो माली में आपका लिथियम पाया जाता है, मोरक्को में लिथियम पाया जाता है, घाना में लिथियम पाया जाता है, कॉन्गो में लिथियम पाया जाता है, जिम्बाब्वे में लिथियम पाया जाता है, नामीबिया में लिथियम पाया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट अगर देखोगे तो आपका मेडागास्कर में कोबाल्ट पाया जाता है, जाम्बिया में कोबाल्ट पाया जाता है, मोरक्को में कोबाल्ट पाया जाता है। अच्छा, मोरक्को में कोबाल्ट पाया जाता है, ना कि लिथियम। फिर कॉपर अगर आप देखो तो कॉन्गो में कॉपर मिलता है। ठीक है, आई थिंक पिछली बार प्रीलिम्स में था। साउथ अफ्रीका में, नामीबिया में, जाम्बिया में कॉपर आपका मिलता है। उसके बाद कोबाल्ट अगर देखो तो कोबाल्ट आपका जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट बेसिकली मेडागास्कर में है आपका प्रेजेंट है, जाम्बिया में प्रेजेंट है कोबाल्ट। ठीक है, उसके बाद ग्रेफाइट अगर देखोगे तंजानिया में, मोजाम्बिक में, मेडागास्कर में, ये सारा। तो पीडीएफ आप देख लेना, आप एक बार गो थ्रू हो जाना पीडीएफ में। ये पीडीएफ में वो आपको सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो पुराने पीडीएफ भी आप ले लें। तो ये थोड़ा सा याद रखना, पिछली बार शायद 2 प्रश्न थे इस एरिया से। ठीक है, तो ऐसे ही कंटेंट को कवर किया जाता है, जैसे मैंने आपको कहा क्रिटिकल मिनरल्स इन अफ्रीका। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा एक टॉपिक और भी है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये मेंस का क्वेश्चन है और ये आपका डिटेल कोर्स करंट अफेयर्स का चल रहा है। तो इसमें हम लोग की 6 क्लासेस होगी। आज फ्री डेमो क्लास भी है, तो चाहो तो आप लोग अटेंड कर लेना। लाइव क्लास होगी रात को 9:30 बजे, 9:30 PM को। तो लाइव क्लास होगी सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर। फ्री क्लास है, 2 दिन फ्री क्लासेस है, आज और कल। तो आप लोग इसको चाहो तो अटेंड कर लेना। इस पर कैसे नोट्स आपको मिलेंगे, सब कुछ आपको आइडिया लग जाएगा अपने आप ही। आप फिर डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये फ्री क्लासेस है सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर। आप जाओगे तो वहाँ पे क्लास आपको ये कोर्स नाम होगा, डिटेल कोर्स 2 साल का लाइव क्लास शेड्यूल्ड है, तो वहाँ से आप लोग कर लेना। ठीक है, और ये कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना तो सौरभ पांडे UPSC.com पे जाना है, फिर कोर्स पे क्लिक करना, फिर ऐसा खुलेगा आपका web.saurabhpande.upsc.com, नंबर डाल के फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी आपकी चल रही है, जो कि अब वीक में 2 बार होगी, थर्सडे और संडे को होगी। तो आई थिंक इस सैटरडे को भी है। तो टोटल हमारे 18 टेस्ट हो चुके हैं और टोटल 50 टेस्ट करने हैं इस प्रीलिम्स को टारगेट में रखते हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्राइस भी 599 है। तो ये टेस्ट आप लोग देते रहें। एटलीस्ट जो PDF है इसमें 2500+ टॉपिक्स हैं, तो मैंने 17-18 तक PDF आपको शेयर्ड है, तो उसको डाउनलोड करके अपना पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा मेहनत करोगे तो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ये क्वेश्चन एक टॉपिक देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो न्यूज़ वाले सेक्शन के अंदर आपका इवन एडिटोरियल के अंदर आई थिंक एक आर्टिकल है रिलेटेड विद द कावेरी डिस्प्यूट। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो कावेरी रिवर, ये जैसे ये आपको ब्लू कलर की दिख रही है, तो कर्नाटका का रीजन है, ये तमिलनाडु का रीजन है। तो ये कावेरी नदी इस तरीके से बहते हुए आपकी आ रही है और फिर ये आपका बे ऑफ बंगाल में जा रही है। तो इसमें कावेरी के बेसिन में मैक्सिमम पार्ट तमिलनाडु का है, दूसरा आपका कर्नाटका के अंदर है। सो ये आपको थोड़ा सा मैपिंग के कंटेक्स्ट में ध्यान में रखना। कावेरी बेसिन की अगर बात की जाए तो इसमें कई सारी रिवर्स आती, कामिनी, हेमावती, हरंगी, ये सब आती हैं जिन, है ना। और जैसे मान लो अपना अपना है, तो तमिलनाडु हैड सॉट अ डायरेक्शन टू कर्नाटका, मतलब कर्नाटका को जैसे, क्योंकि ये थोड़ा अप स्ट्रीम के अंदर, ये डाउन स्ट्रीम में, तो यहाँ बोले डैम बना रहे हैं, तो तमिलनाडु कर्नाटका को बोल रहा है कि आप जो है पानी और रिलीज़ करें। उनकी क्रॉप है, सांभा क्रॉप होती है, तो उसके लिए ज़रूरी है। एंड इसके लिए कोर्ट की मदद भी ली गई है। ठीक है, टू इंश्योर कर्नाटका स्टक टू द वाटर रिलीज इन कीपिंग विद द, जो कि 2007 का कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर भी है। तमिलनाडु का ये भी कहना है कि कर्नाटका डाइवर्ट कर रहा है वाटर फॉर फार्मर इन डिस्ट्रेस फॉर अनडिक्लेयर्ड प्रोजेक्ट, तो ये भी है। तो कहा गया कि पानी रिलीज़ कर्नाटका नहीं कर रहा है। कर्नाटका का क्या कहना है कि उसके पास खुद इतना मतलब पानी की कमी है, तो उसको भी चाहिए पानी,
और जैसे मैसूर बेंगलुरु जैसे सिटी में पानी की ज़रूरत है, तो इसलिए है ना, बारिश नहीं हुई है, पानी नहीं है, तो पहले वो अपनी नीड को पूरा करेगा, ऐसा उसका जो है। तो ऐसे बहुत सारे वाटर डिस्प्यूट्स आपके एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो 2007 में एक वो भी आया था, मतलब है ना, तो 2007 में एग्रीमेंट मतलब 7 के अंदर वाटर कोर्ट ने वैलिडेट किया था एग्रीमेंट ऑफ 1892 और 1924 जो कि साइन किया गया था। और ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया था मैसूरू और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच में साइन किया गया था 1892 और 1924 में, रिलेटेड विद द शेयरिंग ऑफ वाटर, ठीक है, रिलेटेड विद द शेयरिंग ऑफ वाटर। तो कई सारे दूसरे डिस्प्यूट भी हैं वाटर अगर देखा जाए तो, जैसे ब्यास रावी की डिस्प्यूट है पंजाब हरियाणा राजस्थान, नर्मदा का डिस्प्यूट है आपका मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच में, कृष्णा का डिस्प्यूट है महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के आपके बीच में। तो ये कुछ ओवरऑल व्यू मैंने आपको दे दिया है, बढ़िया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये भी आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो ये ज़रूर है, आज डेमो क्लास है आपकी, करंट अफेयर का जो कोर्स चल रहा है उसका फ्री क्लास है, लाइव क्लास है, तो जो 24 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अटेंड कर सकते हो, आपके लिए ग्रेट हेल्प भी रहेगी, ठीक है। तो उसका लिंक जो है कोर्स का और क्लास का भी, फ्री डेमो क्लास की जो लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के अंदर, और कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको मिल जाएगा, और लिंक आपको जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल हो जाएगा इस सेशन के। तो आज के लिए इतना ही, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और पीडीएफ के लिए जो प्रयास हो रहा है तो आप लाइक बटन ज़रूर से प्रेस करें, आपकी काफ़ी मेहनत इससे कम हो जाएगी, और जो है आप अपना प्रिंट लेके अपना पढ़ाई कर सकते हैं। क्लास के बाद पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा। सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।